आपके साथ साझा की जाए। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक वरिष्ठ पत्रकार गंगा के घाट पे रहने वाले साधुओं के जीवन के बारे में रिसर्च करने या शोध करने के लिए गंगा घाट पे चला जाता है कि उन साधुओं के जीवन के बारे में रिसर्च करेंगे, रहन सहन कैसा होता होगा, कैसे रहते होंगे, कैसा उनका जीवन होता होगा। ये देखने के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार महोदय वहाँ चले गए। 2-4-5 दिन वहाँ रहे। उन्होंने देखा वहाँ का कल्चर, किससे बात की जाए, किसके पास रुका जाए, क्या किया जाए। इसी असामंजस्य में एक दिन सुबह सुबह 4 बजे उठा। एक दिन सुबह सुबह 4 बजे उनकी आंखें खुली। ऊपर से गंगा की बहुत तेज़ धारा जब गंगा घाट पे गिर रही है, उस वक्त उनकी आंखें खुली। देखा कि पानी बहुत तेज़ गति से आ रहा था, ऊपर से गिर रहा बहुत तेज़ गति से, और पानी की धारा बहुत बड़ी थी। वो धारा जहाँ गिर रही थी वहाँ उनकी नज़र पड़ी। और जब वहाँ नज़र पड़ी तो देखा कि वहाँ एक बहुत ही साधारण सिंपल सा आदमी, जिसका शरीर बहुत ज़्यादा विशाल नहीं था, एक सामान्य से शरीर को धारण किए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए, और एक सिंगल उसने अपने बदन पे एक चद्दर बांध रखी है, और उस अविचलित धारा में अविचलित खड़ा है। गंगा का पानी ठंडा इतना है कि अगर आम आदमी, साधारण आदमी अगर पानी के अंदर उतर जाए तो उसे हालत खराब हो जाए, बर्फ बन जाए उसकी। ठीक 1 घंटे बाद, या फिर वहाँ वो इस तरह से अविचलित खड़े थे कि जब सुबह प्रातःकाल हुआ तो गंगा घाट पे जो आरती, पूजा अर्चनाएं, प्रार्थनाएं जो लोग करते हैं, लोग शंखनाद करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, जय जयकार लगते हैं, वहाँ पे जयकारे लगते हैं, उन सब चीज़ों से भी उस जो साधु जो गंगा के उस धारा के नीचे खड़े होकर स्नान कर रहे थे, उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक फिक्स, एक सीमित, एक स्थायी समय, एक समय सीमा के बाद वो वहाँ से निकल के बाहर आए, और वो पत्रकार महोदय वहीं बैठ के उनको बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। जैसे वो बाहर आए, जाके एक बहुत बड़े पीपल बरगद के पेड़ के नीचे गट्टे पे उनकी एक छोटी सी बैग रखी हुई, एक थैला रखा भगवे कलर का, उसमें से एक दूसरी चद्दर निकाली। वो वाली चद्दर जो उन्होंने लपेट रखी थी उसको उतारा, और दूसरी चद्दर पहन के, और वो उस वाली चद्दर को कहीं सुखा के आके वापस वहीं सावधान मुद्रा में बैठ गई। जब वहाँ से आने जाने वाले लोग जब साधुओं को दान कर रहे थे, भोजन दे रहे थे, जब साधु ऐसे हाथ फैला रहे हैं, बाकी सारे साधु, एक आदमी सेब की कटोरी, सेब बांट रहा था, फ्रूट, तो साधु लोग ऐसे हाथ मान रहे हैं, कोई अपने बर्तन आगे कर रहा है। उन्होंने उस टोकरी में से ऐसे एक सेब उठाया, ले लिया, रख लिया। उन्होंने, पत्रकार महोदय ने सोचा कि अभी ये नाश्ता करेंगे हो सकता है, तो इस नाश्ते के बाद इनसे बात की जाएगी। थोड़ी देर वो ध्यानमग्न बैठे रहे, थोड़ी देर बाद उठे और उसी सेब को दोनों हाथों से उठाया, उठा के गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया, मानो उसने गंगा को भोग लगाया। ये देखे और ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सोचा कि और साधुओं के इंटरव्यू तो बाद में लिए जाएंगे, पहले इन बाबा जी से बात की जाए। जाके उनके पास बैठ गए। अब वो बाबा इतने मौन थे कि कुछ घंटों तक दोनों आमने सामने बैठे रहे, कोई बात शुरू नहीं। बाबा जी आंख बंद करके बैठे हैं, मगन हो गए। समय और बीता तो पत्रकार महोदय, क्योंकि पत्रकार थे, सवालों का तो उनके जाल बुना होता है, फिर भी उसने हिम्मत करके पत्रकार महोदय ने पूछ लिया उनसे कि बाबा जी आपसे थोड़ी बात करनी थी। बाबा जी ने कहा, भाई मुझसे क्या ही बात करनी है आपको, मेरे से आप क्या ही बात करेंगे। तो कहा, नहीं बाबा जी, आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। तो कहते कि हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, बताओ मेरे से क्या बात करना चाहते हैं। पत्रकार महोदय ने पूछा कि बाबा जी आप सुबह 4 बजे यहाँ आके खड़े हो गए, 1 घंटे तक खड़े रहे, इतना पानी ऊपर से गिर रहा है, इस पानी का वजन देखा जाए तो क्विंटलों में है, जो एक बार में नीचे गिरता है, और लगातार गिर रहा था वो, तो इतना ठंडा कि बर्फ बन जाए। तो आप वहाँ इस अविचलित धारा के अंदर खड़े रहे, इसका क्या कारण था? आपको डर नहीं लगता? बह जाओगे पानी के साथ? आप सुबह होने के बाद नहा सकते थे, यहाँ आके मरना जरूरी है?
कहे जी बाबा जी मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, थोड़े से मुस्कुराए और गंगा के घाट पे गए, पानी उठाया, मुंह पे छींटे दिए, वापस आके बैठ गए। कहते बाबा जी ऐसे नहीं चलेगा, आप बताइए क्या राज है इन सब चीज़ों का, आम आदमी क्यों नहीं खड़ा रह सकता? आप वहाँ खड़े रहे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बह जा रही है इसमें, आपको ऐसा क्यों नहीं लगा डर? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया कि ये डर, जीने का मोह, अपने इस देह से किसी प्रकार का लोभ, इन सब चीज़ों से मैं परे हो चुका हूँ, ये सब चीज़ें मेरे लागू नहीं होती। तो उसने कहा बाबा जी क्यों? कहते क्योंकि जान के आप क्या करेंगे महोदय? कहते नहीं फिर भी बाबा जी आप मुझे ये बताएं आप। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रहा हूँ। इस कैमरे के पीछे कुछ लोग और भी बैठे हैं जो इस कहानी को सुन रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो पत्रकार महोदय ने बैग में से अपनी बोतल निकाली, पानी पी के बिल्कुल तैयार होकर बैठ के कि हाँ बाबा जी सुनाइए, कहानी सुनाइए। बाबा जी ने कहा बहुत सालों पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, उम्र छोटी थी दोनों की, और छोटी उम्र में माँ और बाप दोनों का साया उठ गया सर से, दोनों अनाथ हो गए। अब गांव में कहते हैं राम बसते हैं, समाज भगवान होता है और समाज बहुत बड़ा दुश्मन भी होता है, लेकिन उन दोनों भाइयों के लिए उस समाज ने भगवान का काम किया और पास ही के किसी गांव से या कहीं भी एक दूसरे किसी गरीब आदमी की सुकन्या बेटी थी, उसकी शादी बड़े भाई से करवा दी। घर बस गया, जिम्मेदारियां आई, समझदार हो गया और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता, अपना घर चला रहा था। जैसे ही छोटा भाई थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे छोटे भाई की पढ़ाई की चिंता सताने लगी कि इस भाई को पढ़ाऊंगा, इसको नौकरी लगाऊंगा। तो इधर उधर से थोड़ा बहुत कमा के लाता, स्कूल की फीस भर दी, किताबें खरीद दी, किताबें पेंसिल सारी चीज़ें उसके लिए शुरू कर दी उसने, उसकी पढ़ाई जारी कर दी। समय बीतता गया, वक्त बहुत अच्छे से बीत रहा था। चलते चलते थोड़े टाइम बाद गांव में अकाल पड़ गया, स्थिति अकाल वाली पैदा होगी। और अकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें कमाई, जिस क्षेत्र विशेष में अकाल पड़ता है उस क्षेत्र में कमाई के संसाधनों की मात्रा जीरो हो जाती है, वहाँ कमाई के संसाधन नहीं होते, खाने के लाले पड़ जाते हैं। बड़े भाई की गांव में थोड़ी बहुत इधर उधर पेट थी, इज्जत थी, उसके बूते पे उसने इधर उधर से थोड़ा बहुत उधार मांगा और उधार उधूर ले ला कर उसने भाई की पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन एक वक्त बाद उधार देने वाले भी उसी अकालग्रस्त क्षेत्र में रह रहे थे, तो उनका भी जो संचित पूंजी थी वो खत्म हो गई, उधार देने वालों की संख्या खत्म हो गई। फिर एक दिन उस भाई ने बैठ के सोचा, अपनी पत्नी के साथ बैठ के सोचा कि क्योंकि छोटे भाई की पढ़ाई को चालू रखना है, जारी रखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पैसे कमाने के लिए विदेश चला जाता हूँ, अन्य किसी स्थान पे जहाँ अकाल की स्थिति नहीं है वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ से मैं पैसे कमा के भेजूंगा और आप इस छोटे भाई की पढ़ाई को जारी रखना। पत्नी ने सहमति दी, बड़े भाई को घर से जाने की आज्ञा दी। बड़ा भाई घनी रात की अंधेरे में एक सन्नाटे के साथ गांव से एक बिना कुछ लिए निकल गया। स्थिति ये हुई कि कुछ टाइम तक तो भाई के, थोड़े टाइम बाद ही भाई के मैसेज, पैसे कुछ भी आने बंद हो गए। कुछ टाइम तक तो लगा कि वहाँ होगा, वहाँ होगा, वहाँ होगा, फिर ना भाई आया, ना भाई का कोई संदेश आया, ना कोई पैसा आया, सब कुछ आना खत्म हो गया। समय बीता, वक्त बीतता गया और एक टाइम बाद गांव की एक पंचायत बैठी और गांव के सभी बुजुर्गों ने, पंचायत के सभी समझदार लोगों ने, विवेकशील लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने बैठ के ये मान लिया कि बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, अगर होता तो अब तक आ चुका होता। सब लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया और उसकी पत्नी को विधवा मान लिया। अब चूंकि गांव था, पंचायतें बैठती थी, पंचायत ने ये फैसला किया कि क्योंकि इसका
पति मर चुका है, तो इस पे अब पूर्ण अधिकार इसके पिता का है। पिता को बुलाया गया, पंचायत ने कहा कि आप चाहें तो अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। पिता ने भी यही स्वीकारा कि अब बेटी यहाँ क्या करेगी, ले गया। पिता बहुत गरीबी के दिन झेल नहीं पाया था, इसलिए नशेड़ी हो गया। नशे करने लगा, जुए खेलने लगा, वो तमाम बुरे काम करने लगा जो किसी बेटी के बाप को नहीं करने चाहिए। और चलते चलते स्थिति ये हो गई कि उसके पास कुछ नहीं बचा था जिससे बेच के वो पुनः जुआ खेल सके। लेकिन अब उसके पास उसकी एक विधवा बेटी थी जिसे वो बेच के दारू का जुगाड़ कर सके या पैसे कमा सके, जिससे वो जुआ खेल सके। और उसने अपनी बेटी की बोली लगा दी गांव के साहूकार लोगों के बीच में। जब उस बेटी को इस बात का पता चला तब वो भाग के अपने ससुराल आई। ससुराल में जब वो आई, रात के समय, शाम के समय पहुंची, तो उस बड़े भाई ने, क्योंकि बड़े भाई को पंचायत का फैसला मानना था, तो बड़े भाई ने गांव के समझदार लोगों के सामने ये बात रखी कि मेरी भाभी वापस आ गई है हमारे घर। तो गांव के लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। सुबह जब गांव के लोग इकट्ठे, समझदार लोग इकट्ठे होकर घर आए, तो उस भाभी ने सारी बात गांव के लोगों को बताई कि मुझे वहाँ बेचने की स्थिति पैदा हो गई है, मुझे किसी साहूकार के यहाँ बेच दिया जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ समाज में एक प्रथा है, नाता प्रथा, उस प्रथा के तहत मुझे मेरे देवर की चूड़ी पहना के, ओढ़नी ओढ़ा के मुझे इसकी अर्धांगिनी के रूप में यहाँ रहने दिया जाए। तो छोटा भाई जो देवर था वो भाग के खड़ा हो गया पंचायत में, कहता ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, ये बात बहुत ठीक है कि समाज अलग चीज़ है, प्रथाएं अलग चीज़ है, रीति रिवाजें अलग चीज़ है, लेकिन मैंने आपको माँ की तरह देखा है और आपने मुझे बेटे की तरह पाला भी है। इस स्थिति में मैं आपको अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तब उस भाभी ने एक ही लाइन कही कि देखो, अगर आप अब मुझे पत्नी स्वीकार नहीं करोगे तो मेरा पिता मुझे ले जाके किन्हीं साहूकारों के वहाँ ले जाके बेच देगा और फिर मुझे अपना पेट भरने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ेगा, लोगों के लिए कमाई करने के लिए। तब आपकी माँ की हालत कैसी होगी जिसे आप अभी माँ कह रहे हैं? तो छोटे भाई की ललाट पे एक सलवट बनी और कहा, नीचे मुँह करके खड़ा हो गया। समाज के लोगों ने गांव की समझदार औरतों को बुलाया, भाभी को नए कपड़े पहनाए गए, सिर धुलवा के, जो हाथ में एक एक दो दो कंगन थे वो निकाल के नए कंगन पहना दिए गए और पत्नी बना के खड़ा कर दिया। छोटे भाई की नौकरी लग चुकी थी, पढ़ा लिखा था, नौकरी अच्छी थी, पोस्ट अच्छी थी, घर के बाहर नेम प्लेट भी लगी हुई थी, सब कुछ ठीक चलने लग गया, चल ही रहा था, नौकरी से पैसे आ रहे थे, पति पत्नी के रूप में उन्होंने अपना जीवन स्वीकार कर लिया, बच्चे भी हो गए। एक समय बाद एक ऐसी स्थिति उस गांव में बनी, लग रहा हो जैसे बहुत ही अमीर लोग, जो घोड़े पे बैठा है वो भी अमीर है, जो ऊंट पे बैठा है वो भी अमीर है, और जो हाथी पे बैठा है वो भी अमीर है, और उनके पास, हर एक आदमी के पास इतना सामान है कि सोने चांदी जेवर धन दौलत पैसा सब कुछ, और एक जैसे मालवाह कोई जत्था वहाँ से निकल रहा हो, ऐसा प्रतीत होने लगा गांव के अंदर से। मतलब गांव में घोड़े ऊंट हाथी धीरे धीरे गांव में प्रवेश करने लगे, ऐसा लग रहा हो जैसे बहुत बड़ा जत्था उधर से आए आगे कहीं जाएगा। और उस जत्थे के पास, उस सेना टाइप की एक टुकड़ी के पास इतना सामान था जिसका कोई मोल किया ही नहीं जा सकता। शाम का वक्त था और ऐसे जत्थे या ऐसी जो टुकड़ियाँ होती है, ऐसे जो समूह होते हैं, वो शाम को रात को रुक जाते हैं। तो वो घोड़े, वो ऊंट, वो हाथी यही सोच सोच के उस गांव के घरों में आके, ऐसे गांव के घरों के बाहर जो कच्ची जगह पड़ी होती है वहाँ आके इस उद्देश्य से बैठने लगने लगा था कि ये जो समूह है ये यहीं रुकेगा। और उन लोगों के पास इतना धन था कि गांव वाले ये सोच के खुश थे कि ये लोग जब सुबह उठ के जाएंगे तब इनकी किसी की चप्पल, किसी के जूते, किसी का बर्तन, किसी का गिलास, किसी का लोटा भी अगर इस गांव में रह गया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सिचुएशन थी और गांव पूरा भर चुका था लोगों से, हाथी घोड़ों से, ऊंटों से। तब तक भी पीछे से लोग और आए जा रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि इनका जो मुखिया होगा वो अब तक पीछे ही है।
फिर एक बहुत बड़ा उसी समूह के अंदर एक बना हुआ समूह आया जिसपे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है। ऐसे लगता है जैसे ये इस समूह का राजा है। पूरे उसने आभूषण पहन रखे हैं और मुकुट पहना हुआ है। जिस हाथी के ऊपर बैठा है उस हाथी के पैरों के जो कड़े हैं वो भी सोने के हैं। वो जो हाथी के ऊपर का जो सिंहासन लगा है वो भी सोने का है। इतना पैसा, इतना धन, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और क्योंकि गांव में और कोई घर बचा नहीं, वो एक सरकारी आदमी था, उसके बाहर नेम प्लेट लगी थी, तो उसके घर में अब तक किसी का हाथी घोड़ा ऊंट घुसा नहीं था, और वो एक ही घर बचा था। और उस जो समूह था उस समूह का लीडर एक बचा था और उधर वो एक घर एक बचा था। तो उस समूह के आगे आगे चलने वाले 4 घोड़ों के सवार लोग उतरे और उस घर का गेट खोला। और जैसे गेट खोला तो 4 घोड़े पहले गए, फिर वो हाथी गया, फिर 4 घोड़े और गए, फिर पीछे से लोग बड़े बड़े सूटकेस, लकड़ी के बड़े बड़े, वो जो उस समूह के जो लीडर था उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लकड़ी के बड़े बड़े बक्से लिए, वो ले जाके वहाँ उन्होंने रख दिए। और जब इस बात का अंदर के उन 4 लोगों को पता चला, उस छोटे भाई को जो सरकारी नौकरी में था, उस भाई की बहू को, पत्नी को जो पहले उसकी भाभी हुआ करती थी, और उनके 2 बच्चे थे, उनको जब इस बात का पता चला तब वो लोग भी बाहर आए। क्योंकि औरतें पीछे रहा करती थी, आगे मर्द चलते थे, आगे पुरुष चलते थे। तो पुरुष आगे आया और वो औरत पीछे से ही खड़े होकर आंगन में से देख रही थी कि देखें कौन है। और जब उस सरकारी आदमी ने उस राजा की तरफ देखा जो हाथी पे बैठा था, देख के बड़ा खुश हुआ। वो राजा कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई था। और वो बाबा जी उसको कहते हैं कि जब वो बड़ा भाई हाथी से नीचे उतरा, जब उस बड़े भाई ने घर के बाहर नेम प्लेट देखी, तब वो भाई इतना खुश हुआ जैसे उसे लगा हो कि उसका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। फिर जब उसने अपनी धर्मपत्नी को पीछे आंगन में खड़ा देखा तो और ज़्यादा खुश हुआ इस बात को सोच के कि मेरे इस सपने को पूरा करने में मेरी इस धर्मपत्नी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। वो अपनी धर्मपत्नी के उस रूप को, उस अवतार को देख के बहुत खुश हुआ। बहुत सारे श्रृंगार कर रखे थे, सर पे पल्लू था, मांग में सिंदूर थी, माथे पे बिंदी थी, हाथों में चूड़ियाँ थी, और एक बहुत ही शालीन कपड़े की साड़ी पहने हुए वो खड़ी थी, अंदर खड़ी होकर टकटकी निगाहों से देख रही थी उसको। हाथी से नीचे उतरा, छोटे भाई ने उसके पैर छुए। जब तक इस बात का पता गांव के लोगों को चला, गांव के लोग इकट्ठा होकर आ चुके थे कि बड़ा भाई लौट आया है। अब गांव की पंचायत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि अब इसको ये बताएं कैसे। किसी एक वृद्ध बुजुर्ग ने आगे होकर ये कहा कि देखो, आप आए नहीं थे, क्योंकि आप लौट के आए नहीं, ना आपका कोई समाचार आया, तो हमने आपके छोटे भाई को आपकी पत्नी का पति घोषित कर दिया। नाता प्रथा के तहत चूड़ी पहना के, ओढ़नी ओढ़ा के इसको आपकी पत्नी को आपके छोटे भाई की पत्नी के रूप में यहाँ गांव में रख लिया। रात हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, ये कह के कि सो जाओ, सुबह देखेंगे, सुबह और बात कर लेंगे, ये कह के सब लोग अपने अपने घर चले गए। जब रात हुई, रात गहरी होती जा रही थी, गांव में सन्नाटा था, क्योंकि जो लोग उस राजा के साथ आए थे उनको भी सदमा था, गांव के लोगों को भी सदमा था। गांव में जो बच्चों के किलकिलाने की आवाज़ आती थी उस रात वो भी नहीं आई। गांव में जो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी उस रात गांव में घोड़े, ऊंट और हाथी थे, तो कुत्ते भी दुबक दुबक के सो गए कि इतने बड़े बड़े जानवर आ गए गाँव में। रात को जो भेड़ बकरियों की गाँव से जो आवाज़ आती है उस रात वो भी नहीं आ रही थी। एकदम सन्नाटे भरी रात, हवा चल रही थी सिर्फ। और वो बड़ा भाई घर के आंगन के बाहर जो जगह होती है, खुली जगह होती है, वहाँ एक चारपाई पे सो रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। छोटा भाई अंदर सो रहा था। उन दोनों भाइयों की एक ही पत्नी अंदर बच्चों को लेकर सो रही थी। बड़े भाई के दिमाग में ये ख्याल आया, सबके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। छोटे भाई ने ये सोचा कि मैंने बड़े भाई का बहुत बड़ा अपमान किया है। अंदर
वो धर्मपत्नी सोई हुई, बच्चों को साथ में सुला रखा, वो ये सोच रही थी कि इस घर में अब दो पुरुष सो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उन दोनों में से मैं किसकी पत्नी हूँ। और वो जो बड़ा भाई इतनी बड़ी धन संपदा के साथ लौट के आया था, वो ये सोच रहा था कि ये लोग तो बेचारे जीवन को आसानी से जी रहे थे, इनके जीवन में ये अशांति तो मैंने पैदा की है, ये क्राइसिस मैं लेके आया हूँ इस गांव में। क्योंकि उसने देखा कि उस रात से बुरी रात आज तक के जीवन में उसने कभी भी उस गांव में या धरती के अन्य किसी भी गांव में नहीं देखी थी, जो रात वो देख रहा था। तब उसने फैसला किया कि इन लोगों के जीवन आसानी से या शांतिपूर्ण जीवन में अशांति पैदा करने का मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकार नहीं है। ये सोचते हुए भाई उस चारपाई से उठा, पानी का लोटा रखा था उसमें से पानी को पिया, और एक चद्दर जो सर्दी को रोकने के लिए उसके पास थी उसको उठाया और घर से चुपचाप निकल पड़ा। और वापस उस भाई ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ये कहानी सुना के बाबा जी वहाँ से गंगा के घाट पे से ये कहानी बाबा जी ने पत्रकार महोदय को सुनाई, और वापस खड़े होके उसी गंगा की अविचलित धारा के नीचे जाके खड़े हो गए। पत्रकार महोदय सोच रहे हैं वहाँ बैठ के कि वही सोच रहे हैं जो आप लोग सोच रहे हैं, मैंने शुरू में सोचा था, या कोई भी इस कहानी को सुनने वाला सोचेगा कि कहीं वो बड़ा भाई ये बाबा जी तो नहीं, वास्तव में वही तो थे। लेकिन ये बात बाबा जी ने कभी बोल के नहीं कही कि मैं वो बड़ा भाई हूँ। और ये कहानी लिखी है राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार राघवेंद्र शर्मा ने, जिनके आगे लगता है चंद्र, राघवेंद्र शर्मा चंद्र। उन्होंने ये कहानी लिखी थी, और इस कहानी का शीर्षक वो था जो उस रात वो धर्मपत्नी आंगन के अंदर बच्चों के साथ सोती हुई आसमान की तरफ देखती हुई सोच रही थी कि हूँ गोरी किण पीवरी, दो पिया बाहर सो रहे हैं, मैं उनमें से किसकी पत्नी हूँ। मेरे तो दोनों पति हैं, दोनों को ही समाज ने स्वीकारा है, दोनों को ही मैंने स्वीकारा है। मैंने पहले बड़े वाले को पहले स्वीकारा था, छोटे वाले को बाद में स्वीकारा, जिसके परिणाम मेरे पास सो रहे बच्चे हैं। लेकिन उसने आसमान की तरफ मुंह करते हुए पूछा कि हूँ गोरी किण पीवरी। ये एक कहानी थी जो मुझे ठीक लगी, मैंने आप लोगों को सुना दी। वक्त लगा, लेकिन इस कहानी का एक अच्छा शीर्षक भी है और हमें सीखने को भी मिल सकता है। और ये कहानी मैंने आप लोगों के सामने या यूट्यूब पे इसलिए रखी है कि मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने रखूं। आपके भी जीवन में या आसपास या आपने कहीं कोई पढ़ी हो ऐसी कोई रोचक कहानी जो आपको लगे कि आपको सुनानी चाहिए, लोगों के सामने रखनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये कहानी सुनाने का, आपके सामने रखने का बड़ा रीज़न ये था कि कल मैं मेरे घर जा रहा हूँ। 23 जून 2023 को मैं घर पहुँच जाऊँगा एक लंबे समय के बाद। और मेरे बड़े भाई हैं 2, वो भी आ रहे हैं। घर पे पिताजी है, माँ है, 2 भाभियाँ हैं, एक छोटी सी भतीजी है मेरी बहन है, जीजा जी हैं, मेरी बहन के रिश्तेदार हैं, मेरी बहन के जेठ हैं, मेरी बहन के जेठ के बच्चे हैं। मैं उन सब लोगों के बीच में जा रहा हूँ अब। तो अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे संपर्क कीजिए। कोई भी कहानी आपके जीवन से रिलेट करती हो, आपके परिवार से रिलेट करती हो, आपके समाज से रिलेट करती हो, किसी भी चीज़ से अगर कोई कहानी रिलेट करने वाली हो तो आप मेरे से साझा करें। मैं बहुत अच्छी कहानी होगी तो यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरी सुनाई हुई कहानियाँ ज़्यादा वायरल नहीं होती और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं होता। मेरा जो उद्देश्य होता है वो माँ सरस्वती की कृपा से या जो सुन रहा है उसकी कृपा से मेरा जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करें या फिर मुझे मैसेज करें या जिस किसी भी तरीके से आप मेरे से संपर्क करें। लौट के आ रहा हूँ घर, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, थोड़े दिन रुकूंगा भी। जय हिंद, जय भारत, जय संतोषी माता। अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। मैसेज या कॉल कर लें आप।